चुनाव सिर पर है, लेकिन पंजाब कांग्रेस के कलह की कथा का अंत नहीं होता दिख रहा। सिद्धू हैं कि मानने को तैयार नहीं। राहुल से मुलाकात करने वाले सिद्धू अब सोनिया गांधी से मिलना चाह रहे हैं। सिद्धू ने सोनिया गांधी को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में सिद्धू ने 13 मुद्दों का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी से कहा कि पंजाब सरकार को इन मुद्दों पर काम करने के लिए कहें। अब देखिए, जो मुद्दे सिद्धू ने उठाए हैं वो विपक्षी दलों का काम होता है, लेकिन सिद्धू लगता है पंजाब की अपनी ही चन्नी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या सिद्धू सीएम चन्नी पर सवाल उठा रहे हैं? क्या सिद्धू चन्नी के खिलाफ हैं? आखिर सिद्धू के मन में क्या चल रहा है? सिद्धू मानते क्यों नहीं? इन सबसे बड़े सवालों पर अब चर्चा होगी। क्या पंजाब कांग्रेस में सब ठीक है? पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझता क्यों नहीं है? इन सवालों के जवाब तलाशने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन यहां एक बात याद दिलाना बहुत जरूरी है कि एक दिन पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी ने साफ साफ कहा कि मैं अध्यक्ष हूं और जो भी मुद्दा होगा वो मीडिया के जरिए नहीं बल्कि सीधे मुझसे बात की जाए। लेकिन सिद्धू तो सिद्धू हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ही सोनिया गांधी को भेजी चिट्ठी पोस्ट कर दी। तो आइए इसी मसले पर बातचीत की शुरुआत करते हैं और मेरे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ गए हैं उनसे मैं परिचय करवा दूं आपका। अलका लांबा मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की सीनियर लीडर। दिनेश चड्ढा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। अर्शदीप सिंह हैं प्रवक्ता अकाली दल के। डॉक्टर विशाल मिश्रा असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय। और प्रदीप सिंह जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनके पास भी आपको हम लिए चलेंगे और जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। अलका जी, सबसे पहले आपके पास ही मैं आना चाहूंगा और जरा मुझे भी समझाइए, दर्शकों को भी समझाइए, ये नवजोत सिंह सिद्धू विपक्ष की भूमिका में क्यों आ गए हैं पंजाब में? अखिलेश जी, सही मायनों में पूछूं तो पूरा विपक्ष को ये जानना चाहिए कि पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री और देश के इकलौते मुख्यमंत्री ने अपने बनते अपनी कलम से ऐसे क्या फैसले किए हैं जो पंजाब के लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाया है, जिसे दूसरे राज्यों को समझना चाहिए। वो पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पॉइंट से जो एक हमारे अध्यक्ष ने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे हैं। जानना चाहिए इन्हें। पंजाब के मुख्यमंत्री ने मेरा घर मेरे नाम के तहत लाल लकीर जो थी, लोगों के घर थे लेकिन मालिकाना हक नहीं था, वो देने का काम कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने किया। हमें गर्व है। हमें गर्व है कि पंजाब के जो हमारे जवान थे जो सरहद पर अभी शहीद हुए, सभी परिवारों को, शहीद के परिवारों को 50 लाख रुपए मदद की राशि और सरकारी नौकरी देने का बात किया है। हमें गर्व है अपने मुख्यमंत्री पर जिन्होंने किसानों के 50 करोड़ से ऊपर का भुगतान पैडी की फसल खरीद कर भी दिया है। हमें गर्व है कि 3 लाख पेंशनधारी पंजाब के अपनी पेंशनें मिलने और बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। 15% उन 3 लाख सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी कर उन्हें देने जा रही है। हमें गर्व है कि कोविड से जो बच्चे अनाथ हुए थे उनके बारे में बातें बहुत की गई। पंजाब सरकार जो है वो कांग्रेस की उन सरकारों में शामिल है जिन्होंने बच्चों को आर्थिक मदद के साथ भरपूर मदद देने का काम खुद मुख्यमंत्री ने उनके घर जाकर देना शुरू कर दिया है। हमें गर्व है अपनी पंजाब की सरकार में ये सिर्फ पंजाब के किसानों के बारे में नहीं सोच रही है। 2 किलोवाट के जो गरीब बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, जो तालेबंदी में बेरोजगार और महंगाई का शिकार थे, बिजली का बिल नहीं भर पाए, उनके कटे हुए मीटरों को, तारों को जोड़ने के साथ उनके सारे बिजली के बिलों का भुगतान जो है वो माफ कर दिया गया है। पूरा आम आदमी पर जो बोझ था केंद्र की सरकार ने डाला था उसे उसने हटाने का काम किया। मुझे लगता है ये जानना सबके लिए बेहद जरूरी है। तो ये बात आपने बताई, मैंने आपको पूरा समय दिया अलका जी, बहुत विस्तार से आपने ये पूरी जानकारी दी कि पंजाब की जो चन्नी सरकार है उसने क्या क्या किया, क्या आप लोग वहां पर कर रहे हैं। अब सवाल मेरा यह है, दिनेश चड्ढा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सवाल के साथ। अलका जी जो बातें बता रही हैं या कांग्रेस के तमाम नेता जो ये सब कह रहे हैं, वो नवजोत सिंह सिद्धू क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? फिर सिद्धू ने तो बाकायदा 13 ऐसे पॉइंट उठा दिए हैं जिस पर वो चन्नी सरकार को ही घेर रहे हैं। देखिए, मैं अलका जी से पहले ये पूछना चाहूँगा कि इन्होंने कुछ काम बनाए हैं और उन पे जो बहस है वो फिर हो सकती है। जहाँ तक हम सिद्धू साहब की बात कर रहे हैं, वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और सिद्धू साहब अपने लेटर में लिख रहे हैं कि पंजाब में एक्साइज के रेवेन्यू में कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी 20,000 करोड़ की हेरा फेरी हो रही है। क्या इस पे भी ये गर्व करेंगे? क्या इस पे भी कांग्रेस पार्टी गर्व करेगी? सिद्धू साहब अपने लेटर में लिख रहे हैं कि पंजाब में माइनिंग से जो रेवेन्यू जनरेट होना है
उसमें 2000 करोड़ की हेरा फेरी हो रही है। क्या इस पे भी कांग्रेस पार्टी गर्व कर रही है, इसलिए उस माफिया को खत्म नहीं किया जा रहा? सिद्धू साहब अपने लेटर में लिख रहे हैं कि पंजाब में पॉलिटिशियंस का ट्रांसपोर्ट माफिया चल रहा है। सिद्धू साहब अपने लेटर में ये भी लिख रहे हैं कि जो ड्रग माफिया है उसको कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो भी उससे मिलकर चलती रही है। तो इन तमाम किस्म के माफिया के बारे में सिद्धू साहब एक बार नहीं बार बार अपनी हाई कमांड को लिखते रहे हैं और पंजाब में इनका कार्यकाल पूरा होने को आ गया है, 5 साल पूरे होने को आ गए हैं। देखिए अलका लांबा जी, इसका क्या जवाब दीजिएगा? बताइए, जो बात यहाँ आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, फिर भी नवजोत सिंह सिद्धू तो एक तरीके से बैठे बिठाए विपक्ष के वहां पर जो तमाम पार्टियां उनको मौका दे रहे हैं। क्या ये मुद्दे जो सिद्धू ने गिना दिए, जिसका जिक्र दिनेश शर्मा कर रहे हैं, क्या ये भी गर्व का मौका है आप लोगों के लिए? इन मुद्दों को उठाकर भी गर्व महसूस करेंगे आप? कांग्रेस पार्टी की मिलीभगत है क्या इन माफिया से भी गर्व है? अलका जी, अखिलेश जी, पूरे देश की भाजपा और दूसरे दलों की सरकार का एक उदाहरण दे दीजिए जहां पर पार्टी के अंदर ही अगर उस राज्य में किसी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है, वो अपनी ही सरकार को चेताने का काम कर रहे हो। ये अकेला अगर कहीं कुछ हो रहा है तो मैं इन नेताओं को कहती हूँ, टीवी चैनल पे आकर माफी चाहूंगी, थोबड़े मत चमकाइए, खड़े होइए सिद्धू के साथ। हम सब खड़े हैं उनके साथ और हम हर चाहते हैं कि भ्रष्टाचार अगर कुछ भी हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच हो, उस पे कार्रवाई हो, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। हवाई तीर छोड़े जा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री दलित जब से बनाए गए हैं, ये किसी के गले नहीं उतर रहा है। थोबड़े चमकाकर जहां कांग्रेस बैठी है, कांग्रेस को भी थोबड़े चमकाकर जहां बैठने का अधिकार नहीं है। एक तरफ आप चोरी करें, दूसरी तरफ यहाँ थोबड़े चमकाकर आप सीना चोरी करें। अगर आपको लगता है खड़े हैं तो कांग्रेस हेरा बोल रहे हैं, कांग्रेस बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से। देखिए आप लोग एक मिनट मेरी बात समझिए, स्काइप के जरिए हम लोग जब बातचीत कर रहे होते हैं ना, अगर दो लोग एक साथ बोलेंगे कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। अलका जी को अपनी बात जल्दी से खत्म करने दीजिए। आता हूं दिनेश जी आपके पास। अलका लांबा जल्दी खत्म कीजिए। धन्यवाद। मैं अखिलेश जी ने चुनौती दे रही हूँ कि आज सिद्धू जी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की इनको जरूरत क्यों पड़ रही है? ये जो नेता आकर भाजपा के या दूसरे आम आदमी के यहाँ बोल रहे हैं, इनके पास तो कंधा सिद्धू दे रहे हैं तभी ना, कंधा अगर सिद्धू दे रहे हैं तभी तो उस पर बंदूक रख दे रहे हैं ये लोग। अर्शदीप सिंह जी, सवाल आपसे भी, ये जो आपका मुद्दा होना चाहिए था सिद्धू से उठाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सिद्धू ने विपक्ष की भूमिका ही खत्म कर दी है पंजाब में। अर्शदीप सिंह जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले ये बता दूं, जिसका भी मैं आपको कहना है कि अलका जी से चाहिए तो अब बोलने दीजिए अर्शदीप जी को। हाँ बोलिए। हाँ जी, अलका जी थी जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि सिद्धू को कपिल शो में चले जाना चाहिए, वो राजनीति के लिए फिट नहीं है। ये इन्हीं अलका जी की स्टेटमेंट थी, तो आज उन्हें डिफेंड कर रही है। तो मैं तो समझता हूँ कि इनकी पार्टी की मजबूरी हो सकती है, ये डिफेंड करने बैठी हैं। लेकिन मेरे को ये बताएं कि पंजाब के क्या असल मुद्दे ये हैं? अलका जी, जो पंजाब में वादे किए गए थे, 90,000 करोड़ का किसानी कर्जा माफ करने का 4.5 साल में आपकी सरकार ने किया। घर घर नौकरी देने का वादा दिया, नशा मुक्त पंजाब बनाने की बात हो गया, बेअदबियों का इंसाफ हो गया। आपने तो खुद माना 4.5 साल के निकम्मी सरकार आपने मानी और आपने अमरिंदर सिंह को निकाल दिया। आपने कहा कि हमने आप देखिए अलका जी, आप पहले बात सुने। अलका जी पहले बात सुने, पीछे ना बोले, अपनी बारे में बोले। एक करके बोलिए। आप ऐसी बात नहीं होगी। आप अलका जी से कहेंगे आप बोले, इनकी बड़ी आदत है, ये अपनी बात भी कह लेती है और फिर दूसरे के बीच में बोलती है। नहीं बोलिए जल्दी अर्शदीप जी, जल्दी खत्म कीजिए अपनी बात। हाँ, मैं सीधा पूछता हूँ, आपके जो मुद्दे थे, किसानी कर्जा माफ करना, नशा मुक्त पंजाब बनाना, बेअदबियों का इंसाफ करना, वो कहां गए? 3 रुपए बिजली देने की बात करने वाला नवजोत सिद्धू क्या किया? आप हमेशा अगर आप ऐसे करेंगे, 4.5 साल की सरकार में आपने खुद माना कि सरकार फेल नहीं, जीरो है, तो फिर आप यहाँ पे चैनल पे बैठ के क्या डिफेंड करेंगे? नहीं, लेकिन वो एक बात ये कह रही हैं अर्शदीप जी, से आप समझिए। अलका लांबा ये भी कह रही है कि दरअसल अगर इस तरह की आवाज उठाई जा रही है पार्टी के अंदर से मुद्दों पर, तो वो इंटरनल डेमोक्रेसी है, पार्टी का अंदरूनी लोकतंत्र है। आपके यहाँ तो लगता है कि वो है ही नहीं। आपके यहाँ तो पहले से तय है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इंटरनल डेमोक्रेसी बोलते हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी जो होती है वो इंटरनल होती है। ये बाहर आके ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस पार्टी में कुर्सी की लड़ाई चल रही है और एक दूसरे को गिराने की कोशिश है। चन्नी कोई कांग्रेस की नेचुरल चॉइस नहीं थे। पहले सुनील जाखड़ को बनाना था, वो नहीं बने।
फिर सुखजिंदर रंधावा को, फिर सिद्धू रूठ के, तो एंड में जाके चन्नी को बनाया। चन्नी को कांग्रेस बनाना नहीं चाहती थी। चन्नी को मैं तो इन्हें दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं, बनाकर उन्होंने तो कांग्रेस वाले तो कह रहे कि मास्टर स्ट्रोक खेल दिया ना, अकालियों के लिए मुसीबत पैदा कर दी। बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ आप लेकर आए थे। आपको पता है पंजाब में अनुसूचित जाति के बहुत ज्यादा वोटर्स हैं। आपको लगा कि उस पर हम कब्जा कर लेंगे और कांग्रेस ने चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया जो अनुसूचित जाति से आते हैं। तो एक बड़ा कार्ड उन्होंने खेल दिया। आप लोगों को तो उन्होंने सकते में डाल दिया है। मुख्यमंत्री चन्नी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, इन्हें कहीं ऐलान के दिखाएं वो। चलिए मैं सवाल को जरा दूसरे ढंग से पूछ लेता हूं। डॉक्टर विशाल मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर सिद्धू ये मुद्दे उठाते भी हैं, जो ये 13 पॉइंट उन्होंने बनाकर भेजे हैं सोनिया गांधी को, जो चिट्ठी लिखी उन्होंने, तो दिक्कत क्या है? अगर उनकी सरकार है भी और सिद्धू को लगता है कि सरकार में बढ़िया काम नहीं हो रहा है, तो क्या उस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उनका यह अधिकार नहीं है कि उस पर वो सवाल खड़े करें? नहीं, देखिए अखिलेश जी, बिल्कुल अधिकार बनता है। अगर काम नहीं हो रहा है तो सवाल उठाना लाजिमी है, बनता भी है। लेकिन जिस आंतरिक लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तब लोकतंत्र कहाँ चला गया था जब आप चुने हुए। आ रही आवाज? जी आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ हेलो, आ रही आवाज? हेलो अखिलेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि ये आंतरिक लोकतंत्र है, तब आंतरिक लोकतंत्र कहां चला गया था जब एक चुने हुए मुख्यमंत्री के विदाउट नॉलेज के पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। तब आंतरिक लोकतंत्र कहां चला गया था जब एक के ऊपर एक सीएम के नाम आ रहे थे और सीएम के नाम डिस्पोज किए जा रहे थे। ये कहकर कि हमने दलित मुख्यमंत्री बना दिया है, मास्टर स्ट्रोक खेला है, किसने बना दिया है? इसका तो बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन राजस्थान के हनुमानगढ़ में, अलवर में जो घटना घटती है दलित के साथ, वहां पर कितने कांग्रेस के नेता चले जाते हैं? अभी जो घटना घटी है पंजाब के युवक की, वहां पर कितने लोग चले गए? कितने लाख रुपए का जो है भुगतान किया गया? यहाँ पर तो लखीमपुर खीरी में पॉलिटिकल टूरिज्म बना दिया गया था। हाथरस में तो आगे कौन पहुंचे, सबसे पहले कौन पहुंचे, उसकी होड़ लगी हुई थी। और आज यहाँ पे आंतरिक लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। जवाब दीजिए अलका जी। किए गए थे जी, अलका लांबा जी जवाब दीजिए, फिर प्रदीप जी के पास में जाऊंगा। हर युवक को रोजगार डॉक्टर विशाल मिश्रा ने जो सवाल खड़े किए जवाब दीजिए। जाएंगे, कितने लोगों को रोजगार दिया गया, कितने युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया, हर घर नौकरी का वादा किया गया। हो गई आपकी बात, हो गई। डॉक्टर विशाल मिश्रा बोलने दीजिए, अलका लांबा जी को बोलने दीजिए। बात करते हैं 10 सेकंड अखिलेश जी, जो किसानों के साथ खड़े रहने की बात करते हैं, वो खुद तो अखिलेश जी देते नहीं है। कौन सी किसानों के साथ खड़े हैं भाई? क्या आप हनुमानगढ़ गए? क्या आपको आने से रोका? क्या आपको लगता है वहाँ अन्याय हो रहा है? क्या आपको लगता है वहाँ की मुख्यमंत्री और सरकार हनुमानगढ़ के अपराधियों के साथ खड़ी है? या आप सिर्फ टीवी पर आकर कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए आपको भाजपा ने अपना प्रवक्ता बनाकर जो है गुपचुप तरीके से भेज दिया है? बताइए, हनुमानगढ़ जाने से किसी को भी अशोक गहलोत सरकार ने रोका नहीं, और आपको भी पता वहाँ न्याय हो रहा है। वहाँ पर उत्तर प्रदेश या दूसरे सरकारों की तरह मुख्यमंत्री सरकार अपराधियों के साथ नहीं खड़े हैं, वहाँ न्याय हो रहा है। इसलिए आपने भी जाने की हिम्मत नहीं दिखाई है। ठीक है, देखिए ये तमाम मुद्दे जिन पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी वाले आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दे रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में पंजाब के जो हालात हैं और जिस तरीके का स्टैंड सिद्धू लिए हुए हैं, प्रदीप जी आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्या ये कांग्रेस के लिए मुसीबत नहीं है? चुनाव सिर पर है और जिस तरीके का रुख सिद्धू का देखने को मिल रहा है, आपने भी कल सुना होगा, सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है, उसके बाद सोनिया गांधी कहती हैं अपने वक्तव्य में जो जारी किया गया कि जो भी नेता है अपनी बात मीडिया के जरिए ना कहें, वो खुद आकर बातचीत करें, पार्टी फोरम पर वो चीजें उठाएं। और सिद्धू तुरंत 13 मुद्दे उठाते हैं, पंजाब को लेकर सवाल खड़े करते हैं, सरकार को लेकर मुद्दों पर, और उसे ट्विटर पर जारी कर देते हैं। किसके लिए असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं वो? देखिए अखिलेश जी, पंजाब की सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार कैसी थी, अभी चन्नी जी की सरकार कैसी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में कांग्रेस ने एक भस्मासुर पैदा किया है जो उसके काबू में नहीं आ रहा है। आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद चरणजीत सिंह चन्नी का विरोध शुरू कर दिया, उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं कि ये आदमी कांग्रेस को डुबो देगा। अब प्रदेश अध्यक्ष अपने मुख्यमंत्री के लिए अगर ये कह रहा है
कि ये कांग्रेस पार्टी को डुबो देंगे, तो इसको इंटरनल डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते। कल सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद सबको ये संदेश दिया कि आपकी कोई शिकायत है, आपको कोई एतराज है, कोई मुद्दा है आपके पास, तो आप सीधे मुझसे बात कीजिए। नवजोत सिंह सिद्धू के लिए गांधी परिवार के लोगों से, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है उन मुद्दों को लेकर सीधे सोनिया गांधी से मिल सकते थे। अभी शुक्रवार को राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई ही है, उसके बावजूद उन्होंने चिट्ठी सोशल मीडिया पर जारी की। इससे पहले भी उन्होंने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया पर जारी किया। तो ये अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि सिद्धू जो कुछ कर रहे हैं वो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है बजाय विपक्ष को। अपनी सरकार में कोई कमी है उस पर चर्चा करना, उसको ठीक करना, ये अच्छी बात है। अच्छा होता कि इन मुद्दों को लेकर सिद्धू पहले मुख्यमंत्री से मिलते और कहते हैं कि देखिए ये मुद्दे हैं हमारे, ये जनता के लिए बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सरकार के पास अब समय बहुत कम बचा है, जल्दी से जल्दी इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लगना चाहिए लोगों को कि सरकार बदल गई है, मुख्यमंत्री बदला है, तो काम जो है तेजी से हो रहा है, जिसकी हम अभी तक शिकायत कर रहे थे। लेकिन उनके चिट्ठी से इससे लगता है कि उनका जो है संवाद मुख्यमंत्री से नहीं है। दूसरी बात, वो जिस तरह से ये चिट्ठी लिखने का काम कर रहे हैं, उनको लगा था कि इस्तीफा देने के बाद कि अब पार्टी हाईकमान उनका इस्तीफा मंजूर भी कर सकता है, तो उन्होंने इस्तीफा पहले वापस लिया और यहां से गए इस्तीफा वापस लेकर, और उसके बाद ये चिट्ठी भेज दी। तो लगातार पार्टी को ही परेशान करने का जो नेता काम कर रहा हो, उसके बारे में पार्टी को सोचने की जरूरत है कि वो और अलका asset लांबा है जी, आप या लोग को इस liability बात का एहसास नहीं हो पा रहा है। देखिए प्रदीप जी भी ये बात कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सिद्धू की जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है वो पार्टी पर भारी पड़ जाए। अखिलेश जी, प्रदीप जी बहुत अनुभवी और सम्मानित पत्रकार रहे हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ और उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे सुझाव है, और नवजोत सिंह सिद्धू जी उन्हें जरूर सुन रहे होंगे, अमल भी करेंगे, ये उनके लिए भी बेहतर है। लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहती हूँ कि उत्तराखंड के 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, गुजरात का पूरा मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल बदल दिया गया, आपका पूरा कर्नाटका में क्या हाल है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस पे चर्चा कभी डिबेट नहीं होती है। लेकिन पंजाब के अंदर लगातार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जब मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, किसानों की पैडी फसल को रोका जाता है खरीद से, उस पे क्या बात हुई, इस पे चर्चा नहीं हुई थी उस समय पर। आज बॉर्डर 50 किलोमीटर तक केंद्र अपने मुट्ठी में ले रहा है, केंद्र के राज्य के अधिकारों को छीनकर, इस पे चर्चा नहीं होती है। दिक्कत है कि एक पार्टी का अध्यक्ष राज्य का अपनी केंद्रीय अध्यक्ष को पत्र लिख रहा है, इस पे इतनी व्यापक चर्चा हो रही है। मैं फिर कहूंगी, अच्छा, मतलब आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं देश के है, लोगों के लिए जानना ये मतलब अलका लांबा जी, आप लोगों के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं चुनाव से पहले। वो कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला हो, ड्रग्स का मामला हो, कृषि का मामला हो, बिजली पीपीए रद्द हो, एससी ओबीसी कल्याण का मामला हो, बेरोजगारी हो, कारोबार के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हो, महिला और युवा कल्याण का मामला हो, शराब का मामला हो, खनन माफिया का मामला हो, ट्रांसपोर्ट का मामला हो, केबल माफिया का मामला हो, इस पर पंजाब की सरकार विफल है और इस पर काम करे, ये बात सिद्धू कहते हैं अपनी चिट्ठी में। लेकिन आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है ये। क्या केंद्र की मोदी सरकार 7 साल पूरे कर दिए, भुखमरी में हम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान को पीछे छूट चुके, सबसे आगे हैं। पेट्रोल डीजल महंगाई की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, किसान कानून की बात करें, आप मुझे बताइए कितनी कामयाब हो पाई। यहाँ केंद्र हमारी भाजपा, हमारी जो हमारी पंजाब में जो सरकार कांग्रेस की है, 4.5 साल में आप कहते हैं सब पूरे हो जाने चाहिए, और मैं कहती हूँ 95% वायदे कांग्रेस ने जो 2017 में पंजाब में किए थे उसे पूरा किया है। अब दिसंबर में कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। डॉक्टर विशाल मिश्रा जवाब देना चाहेंगे अलका लांबा जो कह रही हैं, उनके मुताबिक चिंता की बात ये नहीं है सिद्धू जो सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि देश का जो मुद्दा है, देश में तमाम जो मुद्दे हैं उस पर बात कीजिए, छोड़िए पंजाब को। मैं तो अलका जी से एक बात चाहता हूं कि अगर इन्होंने 95% वादे इनकी सरकार ने पूरे कर दिए थे, तो क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को ऐसे जलील करके क्यों निकालना पड़ा इनको? ये तो इनके मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि मुझे जलील करके इन्होंने निकाला। तो अगर इन्होंने वादे पूरे कर दिए थे, आप मेरे को ये बताए ना, किसान कर्जा माफ हुआ,
आप बेअदबियों का इंसाफ दे चुके हैं, आप लोगों ने घर घर नौकरी बारी दे बारी दी से है। बोलिए। तो अलका जी आप कैसे कह सकती हैं? जी विशाल मिश्रा जल्दी बोलिए, अपनी बात रखिए। हाँ, स्वाभाविक बदलाव है, आवाज नहीं उठाते ये लोग। मुझे मेरा टाइम नहीं मिल रहा अखिलेश। क्या यही बात अकाली भाजपा के लिए अखिलेश जी, गुजरात, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कर्नाटक गुजरात और क्या उत्तराखंड नहीं के भी बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस प्रकार की अखिलेश जी, चिट्ठी मुझे- लिखी? क्या वहाँ पर मुख्यमंत्री बदलने पर इस प्रकार का शोर शराबा हुआ कितनी आसानी से स्मूथली? क्योंकि ये अनुशासन है। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से अनुशासन सीखना चाहिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कही जाती है पार्टी विद ए डिफरेंस। और रही बात जो उपलब्धियों की बात हो रही है, तो ये बात सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है कि जिसने, आप उत्तर प्रदेश के आंकड़े देख लीजिए, उत्तरांचल के आंकड़े देख लीजिए, घोषणा पत्र देख लीजिए 2017 का, आप 95% काम कर रहे हैं कि पंजाब में हुआ है। पंजाब में तो 45% भी काम नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए ना, जब आपने नारा दिया था पंजाब में कि हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, नहीं तो 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। दिनेश जी, पंजाब कांग्रेस का झगड़ा तो आप लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि आप लोग दिल्ली में जो सवाल खड़े करते रहे कि आखिर अरविंद केजरीवाल के सामने चेहरा कौन, पंजाब में अब तक आप चेहरा क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर आपको मौका मिला तो आपका सीएम कौन होगा? पंजाब में जहां तक सीएम चेहरे की बात है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, अभी कांग्रेस का भी किसी भी पार्टी का सीएम चेहरा पंजाब में अनाउंस नहीं हुआ है। सही टाइम पे पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा इलेक्शन से पहले अनाउंस होगा। और जहां तक अलका जी बात कर रहे हैं कि ये इंटरनल डेमोक्रेसी है जो सिद्धू साहब कर रहे हैं, भाई ये कौन सा मॉडल हुआ डेमोक्रेसी का, जहां पर जो बात है वो आपके घर के बाद ट्विटर पे आ गई, ट्विटर के बाद नेशनल चैनल्स पे आ गई। बट ये कांग्रेस पार्टी है कि फिर भी 20,000 करोड़ के लीकर माफिया के खिलाफ, 2,000 करोड़ एनुअल के माइनिंग माफिया के खिलाफ, ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। क्या डेमोक्रेसी का यही मॉडल होता है कि कोई कितना भी चलाता रहे उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या डेमोक्रेसी का यही मॉडल होता है कि तमाम तरह के माफियाज आपके स्टेट प्रेसिडेंट ने आपको गिना दिए, फिर भी 5 साल में कांग्रेस की हाई कमांड कोई कार्रवाई नहीं कर सकी? कांग्रेस की हाई कमांड ने अगर कोई कमेटी बनाई है तो उस कमेटी ने सीएम का चेहरा बदल दिया, उसने दो जो है डिप्टी सीएम लगा दिए। बट जो पंजाब के मुद्दे हैं उन मुद्दों पे कोई कार्रवाई नहीं की, किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जवाब दीजिए अलका लांबा जी, मतलब डेमोक्रेसी का ये कौन सा मॉडल है? तरह के माफिया पंजाब में चल रहे हैं वो कांग्रेस हाई कमांड की जिस अंदरूनी लोकतंत्र की आप दुहाई दे रही हैं, बताइए कौन सा मॉडल है डेमोक्रेसी का? 5 साल में ये माफिया के खिलाफ और भी कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो सरदार मनमोहन उसके बावजूद हो गया। दिनेश जी आपकी बात हो गई, अलका लांबा जी को बोलने दीजिए। ये गांधी जो इनके साथ कहा, एचएस फुल्का नेता विपक्ष पंजाब के थे, कहाँ है? इनके अंतिम जो नेता विपक्ष थे वो कहाँ है? 21 में से कितने विधायक इनके पास रह गए? इनका लोकतंत्र तो दिल्ली के केजरीवाल जी के हाथ में है। वो दिल्ली में बैठकर पंजाब, गोवा, उत्तराखंड सब यहाँ से लोकतंत्र चलाना चाहते हैं। हमारा लोकतंत्र, बट ये नहीं होगा कि सवाल का जवाब सवाल। पहले आप माफियाज का जवाब दीजिए। आप माफियाज का जवाब देने से क्यों भाग रही है अलका जी? आप माइनिंग माफिया, लीकर माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, किसी का जवाब देने से क्यों भाग रही हैं आप? बोलने दीजिए अलका जी को, उनकी बात नहीं आ पा रही है। दिनेश जी वो स्काइप के जरिए जुड़ी हुई हैं, अगर 2 लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जा पाएगी। दिनेश जी आप रुक जाइए, बोलने दीजिए अलका जी को, फिर आता हूं आपके पास। धन्यवाद अखिलेश जी। मैं इनको यही पूछ रही हूँ, इनका लोकतंत्र कहाँ है? इनका लोकतंत्र तो दिल्ली के केजरीवाल की मुट्ठी में है। एचएस फुल्का, सुच्चा सिंह और अभी इनके नेता विपक्ष 7 विधायक छोड़ के चले गए क्योंकि फैसले दिल्ली से होते हैं। अरविंद केजरीवाल गोवा में भी चेहरा बनना चाहते हैं, पंजाब में भी। नीति क्या है सरहदों को लेकर? अरविंद केजरीवाल को मालूम नहीं है। नशे को लेकर माफी मांगी अरविंद केजरीवाल ने, लिखित में माफी मांगी। ये दूसरे नंबर के जो है माफी वीर है। ये पंजाब में बदलाव की बात करते हैं, जो डर से लिखित में माफी नामा लिख देते हैं। इन्हें तो बात करने का अधिकार नहीं है। कहते हैं कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की दोबारा सरकार बनेगी। क्योंकि अकाली दल हो, विपक्ष में बैठा आम आदमी हो, दोनों आम आदमी पार्टी और अकालियों ने भाजपा के साथ मिलकर पंजाब के लोगों के साथ मात्र धोखा किया है, उन्होंने ठगा। ये पंजाब अच्छी तरह जानता है। दिल्ली के किसानों को
लेकिन बिजली आपकी नहीं सरकार मिलती ने है। क्या किया, इस पर तो पंजाब के सिद्धू ही किसानों सवाल को खड़े कर दे रहे हैं ना बिजली अलका जी। नहीं दिक्कत तो अब ये कांग्रेस हो गई की है। सरकार। अर्शदीप सिंह जी, वैसे एक बात बताइए, आप बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। अर्शदीप सिंह जी, अकाली दल के नेता भी हमारे साथ हैं, मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है उससे वाकई आपको दुख है क्या, या खुश हैं? हमें दुख इस बात का है कि कांग्रेस की जो आपसी लड़ाई है उसकी वजह से पंजाब का नुकसान हो रहा है। और मैं अलका जी आपका पे तो हैरान फायदा हो हूं रहा है, कि अलका लेकिन जी कैसे बोलती हैं। आपका तो फायदा पंजाब हो का रहा है, नुकसान है, हमारा फायदा चुनावी फायदा वो है, पंजाब का नुकसान है। और अलका जी जो यहाँ बैठी है, मैं तो कह रहा हूँ ये वही अलका जी हैं जो अभी 10 दिन पहले नवजोत सिद्धू को लाफ्टर चैलेंज पे वापस जाने की इन्होंने सलाह दी थी कि जाए। अब मैं अलका जी से पूछता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि पंजाब में आप बताएं तो सही कि 4.5 साल में एक सोशल वेलफेयर की स्कीम शुरू की हो, कोई नया एयरपोर्ट बनाया हो, 1 मेगावाट भी पावर जनरेट की हो। पावर सस्ती करने की बात करने वाली कांग्रेस ने आज पंजाब को पावर मुक्त बना दिया है। या बिजली नहीं आ रही है, 5-5 घंटे के कट लग रहे हैं। और गुटखा साहब हाथ में पकड़ के, जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, उसे पकड़कर जो लोगों से वादे किए, घर घर नौकरी का, पूर्ण कर्जा माफी का, इन्होंने लोगों को ठगा। 4.5 साल बाद इन्हें लगा कि अमरिंदर सिंह को हटाने से एंटी इनकम्बेंसी चली जाएगी, लेकिन पंजाब उन मुद्दों पे जवाब मांगता है और इन्हें जवाब देना होगा। और चन्नी साहब की जो सरकार है वो सिर्फ ऐलान करने के लिए चलिए, बनी जवाब है। तो आप मांग आपने रहे हैं, लेकिन बताया ना प्रदीप किसको दिया क्या? जी थोड़ा मुझे ये चन्नी बताइए, साहब ने आपका क्या जो किया राजनीतिक है? विश्लेषण है पंजाब को लेकर, वो क्या कहता है? कांग्रेस के अंदर अगर इसी तरीके का झगड़ा जारी रहा, सिद्धू यूं ही बागी बने रहे, तो क्या इसका फायदा विपक्ष को मिलेगा, या जो विपक्ष का स्पेस है उसे भी हत्या कर सिद्धू एक तरीके से कांग्रेस का फायदा कर रहे हैं? नहीं अखिलेश जी, देखिए अभी अलका जी जो आम आदमी पार्टी और अकाली दल के बारे में कह रही थी, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जैसी भी चली हो, उस सरकार के बावजूद खराब चली हो अच्छी चली हो, इस पर बहस हो सकती है घंटों दिनों महीनों, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस आज से 6 महीने पहले कांग्रेस की जीत तय लग रही थी। बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि कांग्रेस जो है नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस ने अपने ही घर में जो है ये हाल कर लिया है कि अब ये सवाल उठने लगा है कि कांग्रेस आएगी कि नहीं आएगी। जो बात आप कह रहे हैं कि क्या ये सब होने से विपक्ष को फायदा मिल रहा है, विपक्ष इस हालत में नहीं है कि इसका फायदा उठा पाए। अच्छा। मुझे तो जो है जो 2022 का सीन दिख रहा है उसमें बहुत बुरी तरह से विभाजित विधानसभा दिख रही है। आम आदमी पार्टी हो चाहे अकाली दल हो, दोनों कांग्रेस में ये जो झगड़ा चल रहा है, जो भी कलह है, उसको जो भी नाम दीजिए आप, उसका राजनीतिक फायदा उठाने की स्थिति में नहीं है। आप देखिए कि कांग्रेस में ही सत्ता पक्ष भी है, कांग्रेस में ही विपक्ष भी है। तो कुल मिलाकर अब लोग इसको किस तरह से देखते हैं, किस नजर से देखते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि किसकी हालत चुनाव में क्या होगी। जी अलका जी बोलिए, आप जवाब देना चाह रही थी कुछ? हाँ लास्ट देखिए, प्रदीप जी ने जो कहा ध्यान से गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा 6 महीने पहले तक कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार वापसी कर रही थी। किस आधार पर? 5 साल की 4.5 साल सरकार कांग्रेस के सरकार के कामों पर, जिसने विपक्ष आम आदमी हो या अकाली को भी मौका भाजपा को नहीं दिया, इसलिए बन रही थी। अभी भी मैं प्रदीप जी को भरोसा दिलाती हूँ, आपके सुझाव हमें यूं ही मिलते रहेंगे और मैं आपको यकीन दिला रही हूँ इन 6 महीनों में बहुत कुछ बदलाव कांग्रेस को लेकर लोगों के मन में नहीं होने वाला, पॉजिटिव इवन होगा, क्योंकि जो वायदे रह गए थे उन्हें भी पूरा कर लिया गया है। और बाकी अगले 1 महीने में बाकी पंजाब के लोगों को क्या सुन रहे हैं डॉक्टर विशाल मिश्रा जी? डॉक्टर विशाल मिश्रा जी सुन रहे हैं आप अलका लंबा जी का जो कॉन्फिडेंस है? वो कह रहे हैं कि और ज्यादा बहुमत के साथ हमारे सत्ता में वापस लौटेंगे, इन सबसे कुछ नहीं हो रहा है। सिद्धू चाहे जितने बागी हो जाएं, कुछ नहीं होगा, जनता उनके साथ है। कांग्रेस के प्रवक्ता से यही पूछना चाहूंगा कि आप जिस जोर शोर के साथ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, आप क्रेडिट ले रहे थे, मास्टर स्ट्रोक का दर्जा दे रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं कि उनके घर कितने लोग जाते हैं, कितने ट्वीट होते हैं और उनको कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? हनुमानगढ़ में, राजस्थान में और अलवर में घटना होती है तो आपके नेता क्यों नहीं जाते, एक ट्वीट भी नहीं करते? क्या उत्तर प्रदेश में आपको न्याय होते हुए नहीं दिख रहा था? मैं तो सवाल करता हूं, हाथरस की घटना में तो आप पूरी लाहौर लश्कर के साथ पहुंच गए थे। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि बताइए, तो फिर ये दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? कि लखीमपुर खीरी में पूरी की पूरी पंजाब के सीएम, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के सीएम, छत्तीसगढ़ में अभी परसों जो घटना घटी है, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? क्या यही होता है? तो ये बताइए ना कि जब आप आपके अपने क्षेत्र में, जहां पर आपका अपना
जो है पार्टी का नेतृत्व है, वहां पर ऐसी घटना घटती है तो आप पूरी के पूरे पार्टी के सहित सभी पदाधिकारी अपने मुंह को चुप कर लेते हैं। लेकिन वही जवाब दीजिए अलका जी, ये तो बता रहे हैं डॉक्टर विशाल मिश्रा कि तमाम मुद्दों पर आप लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, दोहरा रवैया है। जल्दी से जवाब दीजिए, ये वक्त क्या नहीं है है बताइए ना आप हमको। आज अब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है, अब संविधान खतरे में नहीं आता है। मैं इनको दे रही हूँ, क्या ये इनसे पूछिए पीड़ित परिवार को हनुमानगढ़ जाकर मिलना चले चाहेंगे? मैं लेकर चलती हूँ। क्या उनसे पूछना चाहेंगे कि अशोक गहलोत सरकार ने जो आर्थिक मदद दी उनके बैंक में आई है या चलिए, नहीं? ये बड़ा दिलचस्प और मुझे लगता है जनता भी इसे समझ रही है कि तमाम नेताओं से जब मैं सवाल पूछता हूं तो एक दूसरे पर सवाल ही वो पूछने लग जाते हैं, उसका जवाब नहीं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त नहीं है इस चर्चा में आप तमाम मेहमानों का शिरकत करने के लिए। फिलहाल धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।